नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज डॉरी के बारे में समझाएंगे। इस केस में डॉरी शब्द का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन इस सब शब्द की, दहेज की, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में डॉरी के बारे में यानी दहेज के बारे में क्या बताया गया है। क्या यह बताया गया है कि डॉरी देना और लेना दोनों ही पिनल ऑफेंस हैं, दोनों के केस में ही सजा हो सकती है। क्या कहते हैं कोर्ट और हमारे कानून, इन दोनों के बारे में भी आप यहां पर जान सकते हैं आज इस वीडियो में। जब बात यहां पर कानून की हो रही है तो मैं यह भी समझा देना चाहता हूं कि मैंने पहले ही कहा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में साफ कहा गया है कि डॉरी लेना और डॉरी यानी दहेज देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लड़के वालों पर लागू होता है, ये लड़की वालों पे भी बराबर से लागू होता है, उतनी सजा है और पेनल्टीज है। तो क्या ऐसा संभव है कि आज इस वीडियो में इसी विषय में हम समझेंगे कि लड़की वालों को भी क्या फंसाया जा सकता है केसेस में। इसलिए दोस्तों, मैं आपको हमेशा कहता हूं एजुकेटेड रहिए, क्योंकि लॉ के लिए एजुकेटेड होने से क्या फायदा होता है। देखिए, सबसे जरूरी चीज यह है कि जो भी हो आप ये चीजें फेस कर रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ भी अभी पता नहीं पता है ना, मगर जैसे ही आपको लॉ की नॉलेज हो जाती है, आप न केवल तेजी से अपने केस को खत्म कर पाते हैं, बल्कि आपके जो केसेस हैं उनमें होने वाले जो नुकसान हैं उससे भी आप निजात पा लेते हैं। ऐसा ही हमारे कोर्स ज्वाइन करने के बाद जो लोग अभी इसका एक्सपीरियंस ले रहे हैं उनके साथ हुआ है। वो ना केवल अपने बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं, अपने केस को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं, बल्कि जिन्होंने कोर्सेज बहुत पहले ज्वाइन किए थे, यानी करीब 6 महीने 8 महीने पहले, वो फ्री भी हो चुके हैं अपने केसेस में और बहुत कम टाइम और पैसा खर्च करके। तो अगर आप इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो आप भी यहां पर ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है ना, इस पर मैसेज डालिए। मैसेज के थ्रू सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और उन डिटेल्स को समझने के बाद या फिर जरूरत पड़ी तो मेरे से कंसल्टेशन लेने के बाद कोर्स के रिगार्डिंग आप ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं हमारे। अगर आप इस वक्त किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान मुझसे चाहते हैं तो फिर यहां इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डालिए, अपॉइंटमेंट बुक कराइए, उसके बाद मेरा कॉल आएगा, हमारी बात हो सकेगी। तो आप फिर उसके बाद मुझसे बात कर सकते हैं मेरा फोन आने के बाद। मेरा फोन आपके पास खुद आएगा। अब मुद्दे पे आते हैं। आज सबसे पहले यह समझ लीजिए कि दहेज यानी डॉरी के लिए क्या कानून बना हुआ है। यह सिर्फ एक कानून हिंदुस्तान का है जिसका नाम है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, यानी कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम। इसको समझ लेंगे तो फिर आपको यह समझ में आ जाएगा कि आप झूठा केस फेस कर रहे हैं, क्यों फेस कर रहे हैं और कैसे आप इसके चुंगल से जल्दी बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले हम डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट का सेक्शन 2 समझेंगे, जो कि पहले ही समझना जरूरी है। डॉरी, इस एक्ट में डॉरी का मतलब समझाया गया है सेक्शन 2 के अंदर। कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो कि दी जाती है या फिर यहां पर देने के लिए एग्री हुए हैं कि आप देंगे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, आप इसके लिए एग्री करते हैं या कोई भी एग्री करता है। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसको ढंग से सुनना। एक पार्ट में, इस वाले पार्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, तब आज आपको एक बहुत बड़ा रहस्य पता लगेगा इसको सुनने के बाद, और आपके कान, कनपट्टी, दिमाग सब गर्म हो जाएंगे यह बात सुनने के बाद। ए पॉइंट इसका क्या कहता है, बाय वन पार्टी टू मैरिज टू अनदर पार्टी, यानी कि कहीं भी लड़के वाले या लड़की वाले शब्द यूज नहीं किया गया है, यहां पर पार्टी यूज किया गया है, यानी कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को देने की बात कर रही है। मैरिज के वक्त समझ गए, यह जरूरी है, यानी कि मैरिज के वक्त देने की बात की जा रही है। लड़की वाले भी दहेज मांग सकते हैं लड़के वालों से, यह जरूरी नहीं है कि लड़के वाले ही दहेज मांगेंगे लड़की वालों से, यानी लड़की वाले भी मांगते हैं, यह बात क्लियर है, कोर्ट मानता है ये बात, और ऐसा कई बार होता है। और आगे लाइव और प्रैक्टिकल उदाहरण देकर मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। अगर लड़के वाले भी लड़की वालों को कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे रहे हैं तो वह भी दहेज की ही श्रेणी में आएगा। जी हां, वापस सुन लीजिए, दहेज की श्रेणी में आएगा, वो उसे दहेज ही माना जाएगा। यानी कि आपने अपनी पत्नी को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, कार गिफ्ट कर दी,
या फिर कोई भी सोने चांदी का सामान गिफ्ट कर दिया, वो शादी से पहले किया गया हो और शादी के बाद किया गया हो या शादी के वक्त किया गया हो, बशर्ते कि उस औरत से आपकी शादी हुई हो जिसको भी आपने ये चीज दिया है, या आपने उसके डिमांड करने पर रिश्तेदारों को, उसके घर वालों को सामान या कोई चीज गिफ्ट कर दी है, तो वो भी डॉरी की श्रेणी में आएगा। जी हां, दहेज की श्रेणी में आएगा। इसलिए लड़की वालों को दिए गए गिफ्ट भी दहेज होते हैं, बशर्ते की डिमांड हो। यहां भी पॉइंट अभी समझ में थोड़ा सा कम आएगा। पेरेंट जो है ना आपके, लड़के वालों के या लड़की वालों के, उन्होंने लड़की वालों को कोई सामान दिया है, आपके पेरेंट्स ने या रिश्तेदारों ने, उन्होंने लड़की वालों को शादी के समय कोई सामान दिया है, तो ऐसी सूरत में वह डॉरी की तरह माना जाएगा। यह मत सोचिए कि आपने लिया है, दी भी है तो भी है, यानी आपने यहां पर एक चीज समझ लेनी है कि एक हॉलिस्टिक डेफिनेशन दी गई है, और कोई भी पार्टी अनदर पार्टी को अगर कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी देती है तो वो सब डॉरी की ही श्रेणी में आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह से लड़की वाले लड़के वालों को कुछ दे रहे हैं, चाहे लड़के वाले लड़की वालों को कुछ दे रहे हैं, दोनों सूरत में प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी डॉरी ही मानी जाएगी। क्लियर है? लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में डॉवर या मेहर जो दी जाती है उसे डॉरी नहीं माना जाएगा। कई बार इसके लिए भी लिख देते हैं कि मेहर की रकम को डॉरी बना दिया जाता है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत में यहां पर किसी भी तरह से डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट नहीं लागू होता। और पहले ही समझ लीजिएगा, एक हिंदू मुस्लिम सबके ऊपर लागू होता है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। अब आता है सेक्शन 3, यह बात करता है पेनल्टी की और फॉरगिविंग और ट्रेडिंग की, यानी कोई लेना या देने की बात कर रहा है। डॉरी लेना भी कानूनन गलत है और डॉरी देना भी उतना ही गलत है। कानूनी तौर पर दोनों के लिए सजा है, ठीक है, और नहीं देने वाले को कोई सजा नहीं होगी, देने वाले को और लेने वाले को दोनों को सजा होगी। अब ये क्या बोलता है, तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह किया गया है कि ऑप्शन दिया गया है कि 5 साल तक की सजा हो सकती है, या फिर हो सकता है कि कम से कम 15,000 रुपए तो आपका पेनल्टी लगेगी ही लगेगी, मगर डॉरी के अमाउंट के इक्वल जो भी हुआ वो, मतलब यानी कि अगर मान लीजिए डॉरी का अमाउंट 15,000 से ज्यादा 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए है, तो उतने बराबर की पेनल्टी लगेगी। 10 लाख पे 10 लाख, 1 लाख पे। अगर कोई 5 साल से कम की सजा कम कराना चाह रहा है, यानी उसको चाहिए कि वो 5 साल से कम की सजा, तो वो कोई स्पेशल रीजन दे सकता है जिससे कि उसकी सजा कम की जा सकती है। यानी एक बार तय तो हो गया कि डॉरी दी गई है, ली गई है, पर अगर उस चीज को कम कराना चाहता है तो पेनल्टी तो लगेगी लगेगी, पर सजा साल 2 साल कम हो सकती है। अब इसका सबसेक्शन 2 जो है वो क्या कहता है? जब सेक्शन 1 के अंदर, जो कि उससे ही रिलेटेड है सेक्शन 2 से, वह कहता है कि जो प्रेजेंट्स यानी गिफ्ट जो दिए जाते हैं लड़की को, ब्राइड को, ग्रूम को यानी दूल्हे को, उनका इसमें उल्लेख है इस वाले सबसेक्शन 2 में। वह क्या होते हैं वैसे हम समझते हैं। इन सारी प्रेजेंट्स को जो पत्नी को दी जाती है, जब पति जो है उसको भी कोई चीज दी जाती है तो उसकी एक लिस्ट बनती है। वह लिस्ट शादी के दिन या शादी से कुछ दिन बाद मतलब कुछ दिनों में आसपास ही, मतलब शादी के कुछ दिन आसपास ही साइन की जाती है, तभी उन्हें कानूनी रूप में मान्य माना जाएगा। यानी इस तरह से डायरेक्ट स्त्रीधन की कोई लिस्ट नहीं होती। यह लिस्ट में जो भी प्रेजेंट या डॉरी में नहीं आएंगे, जो भी प्रेजेंट्स हैं वो डॉरी नहीं आएंगे, डॉरी नहीं कहलाएंगे। ये बात ढंग से जान लीजिए। और दूल्हे का भी सामान होता है, उसकी भी लिस्ट बनती है। आपकी वाइफ तो उस सामान में डॉरी डाल रही है जो सामान प्रेजेंट मिला है, और स्त्रीधन की लिस्ट भी डाल रही है, तो दोनों ही इलीगल है, यानी कि ये गैर कानूनी है। वो गैर कानूनी काम कर रही है, पुलिस के साथ मिलकर गलत काम कर रही है। यानी कि आपकी स्त्रीधन की लिस्ट को डॉरी में डाल रही है, आपको दिए गए प्रेजेंट्स को डॉरी में डाल रही है, गलत है। डिमांड वाली चीजों को डॉरी में डाला जाएगा। अगर बाद में इसकी कोई मांग कर रहा है तो वह गैर कानूनी काम कर रहा है, क्योंकि पहले उसने देकर अपना टैक्स बचा लिया। आपको जो गिफ्ट दिए हैं उनकी डिमांड अगर कोई कर रहा है तो वो टैक्स बचा रहा है। अब अपना पहले टैक्स बचाया, अब वो उसकी चोरी कर रहा है क्योंकि वो वापस मांग रहा है, तो ये भी गैर कानूनी मांगना जाएगा। फिलहाल इशारे में समझ लिए, इसको मैं फिर कभी ढंग से समझा दूंगा। गैर कानूनी यानी कि स्त्रीधन की लिस्ट जो भी वह बनती है, और पुरुष धन की भी जो लिस्ट बनती है, वो सब गैर कानूनी है अगर बाद में थाने में साइन कराई जा रही है तो। और अगर यह उस दिन साइन नहीं की गई है तो सबसे इंपॉर्टेंट, यानी शादी वाले दिन अगर साइन नहीं की गई है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अब और इस वक्त में समझ लीजिए आप,
जो स्त्री धन की लिस्ट जबरन पुलिस के दबाव में आकर आप साइन करके आए हैं वह लीगल है, आप गैर कानूनी है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं कोर्ट केस में। जब आपके केस कोर्ट में पहुंचता है अपने केस के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा पुलिस को उसमें फंसा सकते हैं। उससे आप क्या होगा कि आपको केस में फायदा मिलेगा, कि आप ये कह सकते हैं मुझे डरा धमकाकर ये लिस्ट उस दिन साइन कराई गई थी थाने में जब मुझे बुलाया गया, और अगर अब तक आपने साइन नहीं किए हैं या अभी तक आपका ऐसा वक्त नहीं आया है कि आपको साइन करना पड़ रहा है, तो ध्यान रखिए, बिल्कुल ध्यान रखिए नहीं लोग, आपको वह लिस्ट साइन नहीं करनी है, नहीं करनी है। अगर आपने साइन की तो फिर पुलिस को आप अपने आप राइट दे देते हैं कि वो आपके साथ जैसा चाहे मनचाहा व्यवहार कर सकती है, गलत कर सकती है। आपको और आपके घर वालों को दिए गए सभी स्त्री धन और दहेज का हिस्सा नहीं होते जो प्रेजेंट्स दिए गए हैं। स्त्री धन भी दहेज का हिस्सा नहीं हो सकता, यानी कि दहेज के केस में कोई भी लेना देना नहीं है स्त्री धन का। यानी इस लिस्ट में जो भी सामान लिखा गया है उस पर कोई भी सजा नहीं होती। किस पर? दहेज प्रतिषेध अधिनियम में इस तरह के लेन देन पर सजा देने का कोई प्रावधान बनता ही नहीं है, क्योंकि स्त्री धन है भाई। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी स्त्री का धन आप हड़प जाएं, ठीक है, तब तो 406 का मुकदमा बनता है, हड़प गए तो। पर झूठे 406 के मुकदमे में अक्सर इस तरह का यह जो सारा सामान है, यह वाला जो सबसेक्शन है आपके बहुत काम आएगा इस तरह के सामान के खिलाफ। अब इस मामले में अलग अलग कोर्ट का क्या मत है यह भी समझना बहुत जरूरी है। हम कुछ समझते हैं कि देखिए बहुत सारे दहेज प्रतिषेध अधिनियम के मामले में बहुत सारे कोर्ट्स ने बहुत कुछ कहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव बात कही है, उनका वर्डिक्ट दूल्हे साइड में यानी कि जो आप लोग हैं मेल साइड उनके लिए बहुत अच्छा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ज्यादातर दूल्हा पक्ष के फेवर में ही होता है ये सब कुछ। सबको तो यहां पर कवर करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है सारे वर्डिक्ट्स को, पर हम यहां पर उड़ीसा हाईकोर्ट का एक वर्डिक्ट लेते हैं। देखिए उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा कस्टमरी गिफ्ट्स यानी रीति रिवाज से संबंधित या प्रेजेंट्स जो होते हैं ब्राइड और ग्रूम को जो दिए जाते हैं, यानी दूल्हे और दुल्हन को जो दिए जाते हैं, उनको देते वक्त किसी भी तरह से दहेज उन्हें कंसिडर नहीं किया जा सकता। कस्टमरी गिफ्ट्स का मतलब हुआ रीति रिवाज से संबंधित जो गिफ्ट होते हैं। जैसे कोई रीति रिवाज से संबंधित कोई भी गिफ्ट दिया गया है वो देना होता है, वो कंपलसरी हो रहा है, रीति रिवाज में है, ऐसा संबंध है। और आप उसको आप साबित भी कर सकते हैं कि देखिए हमारा ऐसा रीति रिवाज है कि सभी रीति रिवाज बने आए थे और अब तक चल रहे हैं, और रीति रिवाज के हिसाब से ही हमारे इस तरह की चीजें और गिफ्ट मांगे जाते हैं और दिए जाते हैं। मतलब मांगना भी गड़बड़ नहीं है और देना भी गड़बड़ नहीं है। तो इस पर कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट को कहकर मांगे गए रीति रिवाज के वक्त कोई भी चीज ली दी गई है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, यानी वो उसको दहेज में नहीं मानता। यानी कि आपके एरिया में या आपकी कास्ट में या आपके किसी भी कम्युनिटी में इस तरह के रीति रिवाज हैं जो लड़की वालों से गिफ्ट लेने का परंपरा है या दिए जाते हैं और कहकर मांगे गए हैं, तो इसमें दहेज की श्रेणी में इसे नहीं माना जाएगा, ये क्लियर कर लीजिएगा। मैं इसको और समझाता हूं। सुप्रीम कोर्ट का भी एक नजरिया इसमें है। वो एक बात इसको थोड़ा और अच्छी तरह समझाते हुए कहते हैं कि कभी कभी रीति रिवाजों से संबंधित कुछ गिफ्ट मांगकर ले लिए जाते हैं और साथ में कुछ पेमेंट भी मांग ली जाती है। पेमेंट की यहां विशेषतर बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसको गौर से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मान लीजिए बच्चा हुआ, उस वक्त उसके जन्म के वक्त आपको सभी को अलग अलग तरीके से नेग या शगुन दिए गए रकम के रूप में और भारी भरकम गिफ्ट दिए गए, जैसे कि कार, सोने की चैन, कोई प्लॉट ही गिफ्ट कर दिया गया आपके खिलाफ। तो कई बार लड़की वाले जो है ना, इसको केस करते वक्त इन सबको अलग अलग ओकेजन्स पे दिए गए गिफ्ट्स को, सामानों को भी दहेज की लिस्ट में शामिल करके दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि डिमांड जो थी वो इस तरह से की गई, डिमांड की तरह उसे आपके खिलाफ गैर कानूनी तरीके से यूज करते हैं। तो इन्हें दहेज की श्रेणी में सुप्रीम कोर्ट ने साफ मानने से मना कर दिया है कि ये दहेज की श्रेणी में नहीं आएंगे। इस तरह के जो गिफ्ट हैं या इस तरह के जो भी पेमेंट किए गए हैं वह दहेज की श्रेणी में नहीं आएंगे, यानी वो कस्टमरी यानी रीति रिवाज से संबंधित हो वो नहीं आएंगे, उन्हें दहेज नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस नकदी रकम और भारी भरकम गिफ्ट का संबंध रीति रिवाजों से है। और उस समय के जो भी फंक्शन थे, जो भी आपके घर में हुए इसके बीच में बच्चे से रिलेटेड या कहीं भी, उनसे कोई रिलेशन इसका नहीं है। किसी तरह की शादी या उसमें मांग की गई हो, कोई डिमांड की गई हो,
का ही इससे कोई रिलेशन है, अन्यथा नहीं है। दहेज मांगने या देने को यह स्थापित नहीं करता है। यानी ऐसे कस्टमरी पेमेंट्स और गिफ्ट जो होते हैं, जो डिफरेंट सोसाइटीज में और एरियाज में अगर वो प्रिवलेंट है यानी प्रचलित हैं, तो वह किसी भी तरह से दहेज का एक्सप्रेशन नहीं माना जाएगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से क्लियर किया, और एक बार नहीं कई जजमेंट्स में किया है। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, अगर लड़की वाले आपसे किसी भी तरह के लेन देन को दहेज कह रहे हैं, तो आप भी बहुत कुछ देकर बैठे होते हैं, लड़की को भी और ससुराल वालों को भी। तो लड़की वालों को स्पेशली शादी के बाद और इसी तरह की कई चीजें शादी के पहले भी अपने रीति रिवाजों का निर्वहन करने के लिए दिए गए होते हैं आपकी तरफ से भी। तो आप भी कह दीजिए कि ये सब भी तो दहेज ही है, हमने दिया है। तो आप भी कहिए ना, हमने पत्नी को इतना पैसा दिया, वो दिया, सब दहेज मांग मांग के लेती, क्योंकि यह भी दहेज प्रतिशत अधिनियम में लड़की का डिमांड करके माना गया है। मगर ये जो दहेज प्रतिशत अधिनियम है, ये पार्टी से रिलेटेड है, जेंडर बायस नहीं है, लड़की से रिलेटेड नहीं है। इसमें कहीं लड़का लड़की नहीं किया गया है। अगर लड़के वालों ने लड़की की डिमांड पर कुछ दिया है तो दहेज की श्रेणी में आएगा, यानी वो भी इसकी कैटेगरी में आती है और वो भी इसमें फंसेगी। इसमें बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते भी हैं, जैसे अक्सर कि लड़की केस लगाने से पहले आपको अक्सर ये इस तरह की धमकियां दे रही होती है कि मुझे 10 लाख दे दो, पीछा छुड़ा लो, फलाना प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, तुम्हारा घर मेरे नाम कर दो, या मुझे इतना सोना दे दो, या सामान खरीद कर दे दो, ये सामान खरीद दो, या मेरे भाई को नौकरी लगवाओ, या मेरे भाई के साथ मिलकर बिजनेस करो, या मेरे पिताजी को इतना पैसा दे दो, उन्हें मकान बनाना है या उन्हें बिजनेस स्टार्ट करना है। तो ये जो सब चीजें हैं, और उसके लिए कभी वो ससुराल से जाके पीयर बैठ रही है, तो आपने कभी अगर इसमें डिमांड करने के बाद या ब्लैकमेल होने के मदद भी कर दी, तो इस तरह की अगर डिमांड आपके पास सबूत के साथ है, तो वह सब इस तरह से दहेज प्रतिशत अधिनियम के अधीन आएगा। ये भी दहेज मांगना है, ब्लैकमेलिंग करना, क्रूरता करना, पत्नी खाना नहीं बना के दे रही, ससुराल से छोड़ छोड़ के भाग रही है, इस तरह की ब्लैकमेलिंग जो है मनी एक्सटॉर्शन में आती है, और इसका मनी एक्सटॉर्शन का केस भी बनता है। आपके कई लोगों में से ऐसे केस होंगे, उनके पास आज की डेट में भी ऐसे सबूत हैं जो वह बता सकते हैं कि भाई हमारे साथ भी बहुत भारी भरकम डिमांड की गई थी, मांगा गया था, और उसके लिए घर नहीं आना, या फिर केस करने की धमकी देना, या फिर तुम्हारे मम्मी से मैं तुम्हें फंसवा दूंगी, तुम्हारे लिए गलत चीजें समाज में फैला दूंगी, ये सब श्रेणियां जो हैं दहेज प्रतिशत अधिनियम के नीचे आती है। तो जल्दी से जाइए, अपनी ड्राफ्टिंग चेक कीजिए और ये चीजें भी उसमें ऐड कर दीजिए अगर आपके पास सबूत है तो। और आप भी इस एक्ट का केस अपनी बीवी पर लगाइए, 5 साल की सजा, और जितने की डिमांड उसने की है, 10 की, 5 की, 50 की, या जितने पैसे की या सोने की, उसकी पूर्ति कराने की कोशिश की है, उतनी की उतनी भारी भरकम रकम का उस पर पेनल्टी लगवाई है। और यह अक्सर देखने को मिला है कि झूठे केस लगाए जाते हैं। देखिए, मैं गंगा उल्टी बहाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसी हिम्मत दिखाने के लिए, कुछ ज्यादा स्पेशल कुछ जरूरत नहीं है कुछ करने की, सीधी गंगा बह रही है, सीधी बहा दीजिए। अब इतना अच्छा सोल्यूशन दिया है, तो नीचे मेरे कमेंट सेक्शन में आकर निराशा भरी बातें मत कीजिएगा। वकील सुनते नहीं है, जज साहब हमारी बात कोर्ट में देखते नहीं है। थोड़े से फाइटर बन जाइए भैया, बस फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक पाएगा। यह सब केस लगे हैं और इनके बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं लड़कों के फेवर में, तो आपको लड़ाका बनना पड़ेगा, योद्धा बनना पड़ेगा। और आपके ऊपर जो भी झूठा केस लगा है, दोस्तों, अगर आप इस वक्त यहां पर इन छोटी मोटी बातों से लड़ने से पहले ही हारने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर मैं तो यहां मेहनत ही कर सकता हूं और आपको यहां से ज्यादा से ज्यादा गाइड कर सकता हूं। लड़ने की स्पिरिट तो आपको जगानी ही पड़ेगी, इंप्लीमेंटेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। इस दुनिया से इस गैर कानूनी तरीके से निजात पाने के लिए लड़ना ही पड़ेगा। ये पूरी दुनिया अगर आपके खिलाफ है तो भी लड़ना पड़ेगा। तो कमेंट सेक्शन में आज मुझे जरूर कहिएगा कि आप लड़ेंगे, आप योद्धा हैं, आप लड़ाका हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, लगातार देखते रहते हैं पर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को टक से दबा दीजिए। इस वक्त जोश में है ना, दबाइए। थैंक यू।